हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 दैट इज़ ग्रेविटेशन। ये इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो ये चैप्टर ये मैकेनिकल में काम आएगा या ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में काम आएगा। तो ऐसे ही ये ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ये तो सिर्फ यहाँ पर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच वगैरह में जाते हैं तो ये पूरी एक बुक है जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस नाम से पूरा सब्जेक्ट होगा। तो ये यहाँ पर एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको एक पूरी बुक मिलेगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो हम यहाँ से पृथ्वी से जो सैटेलाइट जो छोड़ते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर एक नेचुरल सैटेलाइट चक्कर लगाता है जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा, दैट इज़ मून। ठीक है, तो ये एक मोटा आइडिया दे दिया है मैंने। अब इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आती है। ठीक, क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। हम जैसे अगर ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों पर तो चढ़ना कठिन होता है, उतरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि चढ़ते टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे की ओर खींचता है और हमें कठिनाई होती है। जबकि हम नीचे उतरते हैं तो आसानी रहती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक चीज़ ज़मीन की ओर गिरेगी। अगर ऊपर जाए तब भी वो नीचे की ओर खिंचती है, और ऊपर से नीचे की ओर आए तब भी वो ज़मीन की ओर ही खिंचेगी। कब तक? जब तक कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता रहेगा। ठीक, और अगर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से हम बाहर चले गए तब पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। चलो, तो इस बारे में गैलीलियो आदि वैज्ञानिकों ने और बहुत से टोलेमी वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। तो टोलेमी ने बताया था कि स्टार्स हो या सूर्य हो, ये सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि आप भी समझ सकते हैं कि वो गलत था। ठीक है, और जबकि 5th सेंचुरी में ही हमारे जो वैज्ञानिक हैं भारतीय आर्यभट्ट ने बता दिया था कि सभी जो प्लेनेट हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीलियो सेंटर मॉडल कहते हैं। हीलियो सेंटर मॉडल कहते हैं। ठीक, अच्छा, बाद में बहुत स्टडीज़ हुई इसके बारे में। तो एक जोहनेस केपलर थे, उन्होंने लॉ दिए 3 केपलर्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एज़ फार एज इट इज़ रिलेटेड टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन या ग्रेविटेशन यहाँ पर। ठीक है, तो जोन्स केपलर ने जो 3 लॉ दिए थे उनको हम पढ़ेंगे। तो वो 3 लॉ यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो इसे समझने के लिए पहले इस डायग्राम पर आ जाइए। कोई भी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है, यानी कि घूमता है। ठीक है, एक बार और बोलता हूँ मैं। कोई भी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये जो है एस और ये एच डैश हैं, इसको हम बोलते हैं फोकी ऑफ सन। सन की 2 फोकी हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं नाभि। तो ये इसके 2 एक थोड़ी देर के लिए मान लो कि जिसके चारों ओर कोई भी प्लेनेट चक्कर लगाता है, या तो इस प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाएगा या इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब ये 2 क्यों हैं? ये आप आगे पढ़ेंगे, यानी कि हायर क्लासेस में। ये कुल मिलाकर ये है कि कोई भी प्लेनेट या तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा या इसके चारों ओर लगाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक एक ये लंबी एक्सिस है इलिप्स की, इसको बोलते हैं हम
मेजर एक्सिस, ठीक। और बी और सी से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, इलिप्स की, ठीक। ये सेंटर ओ है, जबकि सन या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है किसी भी प्लेनेट के लिए। और जो पास वाले पॉइंट को ओ से जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन, और जो दूर जो होता है उसे हम बोलते हैं, यानी कि ए हो या पी हो, या जैसे यहाँ पे बी और सी था, ये ओ के पास में था, लेकिन ए और पी सेंटर से दूर है, इसको बोलते हैं हम एफहीलियन, ठीक। जो इसको ए और से लेके पी तक को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसके आधे को क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं 2a, और यहाँ से जो माइनर एक्सिस बी और सी की दूरी को बोलते हैं हम 2b, और इसके हाफ को बोलेंगे हम a, यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a। ऐसे ही OB हो गया B और OC हो गया B। ये इसकी F1 इस फोकस के लिए, इस नाभि के लिए, फोकी के लिए, ये हो गया आपका ये F1 से इंडिकेट कर दिया इस फोकस पॉइंट को, और इस फोकस पॉइंट को हमने इंडिकेट कर दिया F2 से। मेरा ख्याल है डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट की ओर। तो ये बोलता है ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। मैं हिंदी में बता देता हूँ कि सारे के सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उसमें वो प्लैनेट सूर्य की एक फोकी पर केंद्रित होता है, इन दो में से एक पर केंद्रित होता है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश नाउ। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। ये इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो AP मैंने बता दिया, AP है आपका A और P, ये है मेजर एक्सिस, और इसके आधे को बोलेंगे AO या OP को हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, ठीक। F1 एंड F2 आर कॉल्ड दी फोकी। फोकी की स्पेलिंग है FOCII। ये दोनों के लिए प्रयोग किया गया, ये प्लूरल है, अदरवाइज इसे हम बोलते फोकस, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। ये आपने पढ़ रखा होगा, फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो ये है प्लूरल। अच्छा, अब जो है ये आपकी बुक में दे रखा है, मैं उसे बताना तो उचित नहीं समझ रहा कि इलिप्स कैसे बनाई जाती है। अगर इलिप्स को एक छोटी सी जो कील है यहाँ पर लीजिए, एक छोटी सी कील यहाँ पर लीजिए, और एक धागा लीजिए लूज टाइप, और एक यहाँ पर उस धागे में अगर आप लगाएंगे तो उसे टाइट करके खींचेंगे तो वो एक इलिप्स की शेप देगा। सीधी सी बात यह है, और ये कोई ज़्यादा वो बताने लायक पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इलिप्स कैसे बनाओगे अगर आप पेंसिल से बनाना चाहो तो, ठीक। तो पेंसिल से कवर एरिया का योग हर एक जगह बराबर रहता है। कवर एरिया का मतलब बता देता हूँ मैं। ये जो भी मान लो ये था आपका, यहाँ से और यहाँ तक मान लो पेंसिल ली, आपका ये कोई रस्सी है, एरिया आपका आया ये, ठीक है। अगर ये रस्सी आपकी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर, तो अब एरिया कैसे होगा, ये वाला ये S पॉइंट है, ये वाला S डैश पॉइंट है, अब एरिया आ गया यहाँ तक। तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे, इसका मतलब ये है। ऐसे ही अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता, इन केस यहाँ पर, तो ये और यहाँ से यहाँ तक एरिया होता, यानी कि ये एरिया और ये एरिया या ये एरिया, ये तीनों बराबर होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो जी,
अच्छा वह सेमी मेजर एक्सिस। चलो ये रेडियस तो मैंने बता दिया। अब है लॉ ऑफ एरियाज नंबर 2। ये मैंने लिखा नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होता है। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ एरिया। अब ये क्या कहता है, पहले इसे मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर देखिए, अगर प्लेनेट यहाँ पर है, अगर प्लेनेट यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करता है और इस पॉइंट के आसपास ये घूम रहा है, यानी कि इस फोकल पॉइंट के, तो यहाँ से मान लो किसी समय चला और यहाँ तक पहुँचा, तो इसने डेल्टा टी टाइम लिया मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया हुआ, ये एरिया हुआ इतना, यहाँ से और यहाँ तक, और ये एरिया इसने कवर किया मान लो डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर देखिए, यही चीज़ ये मैंने बताया है, अगर ये यहाँ से और यहाँ तक चला डेल्टा टी में, तो मान लो डेल्टा टी टाइम में ही अगर ये मान लो यहाँ से और यहाँ तक अगर चलता डेल्टा टी में, तो ये कहता है, ये लॉ बोलता है कि डेल्टा टी समय में जितना एरिया यहाँ पर कवर किया है उतना ही डेल्टा टी समय में यहाँ पर एरिया कवर करेगा। क्या कौन करेगा? प्लेनेट। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। तो अभी मैं इसे आपकी बुक की लैंग्वेज में बता देता हूँ। द लाइन दैट जॉइंस, लाइन मान लो ये है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। द लाइन दैट जॉइंस द प्लेनेट, प्लेनेट यहाँ पर था, टू दी सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पर था, ये सूर्य के इस फोकल पॉइंट पर था F1 पर। ये बोलता है कि प्लेनेट स्वीप्स यानी कि कवर करता है एरिया इन इक्वल, जो डेल्टा टाइम में यहाँ से यहाँ तक एरिया कवर किया है वही कहीं और जाएगा इसके चारों ओर, इस फोकल पॉइंट के चारों ओर, तो डेल्टा टी समय में वो इतना ही एरिया कवर करेगा हमेशा। ठीक, ऐसे ही अगर कोई प्लेनेट F2 के चारों ओर घूमता, इसको सेंटर मान के चलता, तब भी इस केस में यही होता कि मान लो डेल्टा टी में यहाँ से और यहाँ तक जो इसने एरिया कवर किया है वही यहाँ से और यहाँ तक कवर करने में, यहाँ से और यहाँ तक कवर करने में डेल्टा टी समय में उतना ही एरिया कवर करेगा। इसका मीनिंग ये है। अब बोलता हूँ मैं इसे, तो इसे हम बोल देते हैं R, और ये मान लो डेल्टा A है एरिया। तो द लाइन दैट जॉइंस, द लाइन, ये लाइन जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, तो जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया होगा, जितना ये एरिया है इसके लिए उतना ही ये एरिया होगा। इट मीन्स प्लेनेट्स मूव स्लो व्हेन फार देन नियर टू सन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये सूर्य से दूर होंगे, अगर ये प्लेनेट जब सूर्य से दूर होगा तो डेल्टा टी टाइम में कम एरिया कवर, मतलब धीरे चलेगा, प्लेनेट की स्पीड धीरे हो जाएगी, और अगर पास में होगा तो डेल्टा टी में जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी प्लेनेट की, जब ये एरिया बराबर आएगा। जैसे कि इसे देख लीजिए, ये दूर था यहाँ पर, तो आपका ये यहाँ पे इसने ये धीरे चल रहा था, और ये यहाँ पर इस टाइम पास में है तो ये थोड़ा तेज़ चला है, तो ये एरिया बराबर आने चाहिए। इस वजह से ये जो है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर इसके पास होगा तो तेज़ चलेगा और दूर होगा तो धीरे चलेगा कोई भी प्लेनेट। इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक, अब इसी को ही ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ एरियाज को एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट मान सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन,
लॉ ऑफ एरिया, जो ये लॉ ऑफ एरिया है जो हमने पढ़ा है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम जो हमने पढ़ रखा है एल के कंजर्वेशन का रिजल्ट मान सकते हैं, जो कि सभी सेंट्रल फोर्स के लिए वैलिड है, जो कि हर एक सेंट्रल फोर्स के लिए वैलिड है। सेंट्रल फोर्स एक्सर्ट्स यानी कि पुट्स ए फोर्स ऑन ए प्लेनेट एलोंग वेक्टर आर, दैट इज पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग सन एंड प्लेनेट, सन एंड प्लेनेट, ये सन हो गया, ये हो गया प्लेनेट। तो माना सन इज एट ओरिजिन, थोड़ी देर के लिए मान लिया सन इज एट ओरिजिन, तो एरिया यानी कि डेल्टा ए, एरिया डेल्टा ए, एरिया स्वेप्ड बाई मतलब कवर किया गया एरिया बाई प्लेनेट, एरिया स्वेप्ड बाई प्लेनेट, प्लेनेट के द्वारा डेल्टा ए जो एरिया है वो जो कवर किया गया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर प्रोडक्ट वी डेल्टा टी। ठीक, तो आर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है, और वी क्या है, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी। तो ये एरिया के बराबर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये सेकंड होता है, ये मीटर अपॉन सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, तो ये आपका एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब डेल्टा ए अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं हाफ आर क्रॉस पी, और ये पी क्या है, पी हमें पता है, पी इज इक्वल टू होता है एम वी, नहीं पहले पी नहीं आएगा, पहले आएगा वी नो पी इज इक्वल टू एम वी, और वी इज इक्वल टू पी अपॉन एम, इसको यहाँ पर रखिए तो यह आ जाएगा पी अपॉन एम, ये क्या होता है, मोमेंटम होता है, और ये मास ऑफ द प्लेनेट है। और क्या लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, ये L कहाँ से आया, ये आपने पढ़ रखा है, R क्रॉस P इज इक्वल टू होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये किसके बराबर होता है, ये L के बराबर होता है, इसकी और इसकी जगह हमने L रख दिया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि L जो है एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट एज प्लेनेट गोज अराउंड दी सन, ये L हमेशा कांस्टेंट रहता है जो जैसे जैसे प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। दैट्स वाई डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज कांस्टेंट, एंड यानी कि अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये भी कांस्टेंट हो गया, मास बदलता नहीं है किसी भी प्लेनेट का, वो तो सेम रहेगा, ये हम मान के चल रहे हैं कि नहीं बदलता है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज कांस्टेंट, एंड दिस इज ओनली द लॉ ऑफ एरियाज, और यही जो है लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है, लॉ ऑफ एरिया। ग्रेविटेशन इज ए सेंट्रल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का वो एक सेंट्रल फोर्स है, दैट्स वाई इट इज लॉ ऑफ लॉ ऑफ एरिया फॉलोज, व्हाट फॉलोज, जो एरिया का जो लॉ है ये लॉ ऑफ एरिया, ये इट फॉलोज क्या, ग्रेविटेशन लॉ, या दूसरे शब्दों में ग्रेविटेशन इज ए सेंट्रल फोर्स, दैट्स वाई लॉ ऑफ एरियाज फॉलो दिस रूल। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे लॉ पर, केपलर्स थर्ड लॉ। सो इन बिटवीन आई वुड लाइक टू से, इफ यू लाइक माई lectures, then you share to your friends, like and subscribe my channel so that you can get latest lectures on time. As soon as I publish, it will flash on your mobile or your laptop or computer so that you can read as soon as these are published. Next, third law.
लॉ ऑफ पीरियड यानी कि रिवोल्यूशन, जब ये चारों ओर कोई भी प्लेनेट चक्कर लगाता है तो उसका पीरियड ज़रूर होगा, टाइम पीरियड, एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेता है। तो ये बोलता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, इसे थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ टी, तो ये बोलता है लॉ ऑफ पीरियड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट is proportional to the cube of semi major axis of ellipse। सेमी मेजर एक्सिस क्या है? आधा मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है, इसका आधा यानी कि ये है ए ऑफ इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लेनेट। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ओ ए क्यूब, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू क्या है? कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट ए क्यू। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू क्या नहीं है ये आप बुक में देख सकते हैं। तो ये हो गए आपके केपलर्स लॉ, 3 लॉ, और ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ग्रेविटेशन का, जो कि आपको लंबे समय तक काम आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।